सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ अब इक़्तिदार में वापसी के लिए पुरुमीद हैं। आसार ये हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने कानूनी महाज सर कर लिया है और अब इंतखाबी मार का अंजाम देने के लिए मियाँ साहब ने ड्राइविंग सीट खुद संभाल ली है। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जाती उमरा में पहले पार्टी इजलास पर निगाहें लगी हैं। शुनीद इस इजलास में बड़े फैसलों की है। ये बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, इस बारे में मुख्तलिफ पेश गोइयाँ की जा रही हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे या शहबाज शरीफ? पंजाब में मरीम नवाज को क्या बड़ा ओहदा मिल सकता है? क्या मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं? गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने नहीं आए, इन्हें अभी कबूलियत के मसाइल का सामना है। वो मरीम नवाज का सियासी मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं। इन तज्जियों में कितनी सदाकत है इसका पता तो इंतखाबात के बाद ही चलेगा, लेकिन इंतखाबात को लेकर नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाज शरीफ पर डील के इल्जामात लगा रहे हैं। आज नैयर बुखारी तो कह रहे थे कि निगरान हुकूमत भी नून लीग की सहूलतकार बनी है। पीपल्स पार्टी नून लीग पर ताबड़तोड़ हमले क्यों करने लगी है? ये फ्रेंडली फायरिंग है या इंतखाबात के करीब आने का असर है? नया सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप सीनियर तज्जियाकार हैं और बरतानिया में बड़ी ज़बरदस्त आप उनकी रिपोर्टिंग देखते रहते हैं। खुरम रोकड़ी साहब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ हैं। रोकड़ी साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है बतौर सियासतदान मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और उसके बाद पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात के जी डील के तहत आए हैं, आपको क्या लगता है रोकड़ी साहब? देखें, इल्ज़ामात तो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, वो है ही इल्ज़ामात है। और हमारे पॉलिटिकल कल्चर में ये चीज़ नहीं है कि मैं जब गवर्नमेंट में था तो मैंने क्या किया। यानी जब आदमी सीट पर होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस वक्त वो क्या अमल कर रहा है और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए क्या उसने पॉलिसीज़ बनाई, इस पर नहीं होता। ये इल्ज़ामात की आड़ में सारी चीज़ें छुप जाती हैं। पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। और ये जो लफ्ज़ है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उनको भी वही चीज़ मुयस्सर है जो इनको मुयस्सर है। यानी पॉलिटिकल ग्रोथ में ना उनको कोई रोक रहा है ना इनको कोई रोक रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ उनको इल्ज़ाम लगाना चाहिए। दिस व्हाट आई जी। अच्छा जावेद साहब, आप चूँकि बहुत मीटिंग्स में भी रहे, कवर भी करते रहे, वहाँ इतना अरसा मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टे रहा 4 साल, क्या आपने वहाँ क्या देखा? क्या प्लानिंग होती रही इतने अरसे में? मियाँ नवाज शरीफ के आने से पहले बहुत दफ़ा तारीख आई कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, बहुत सी बातें उनके रहनुमा भी कहते रहे। तो वो क्या चीज़ थी कि फाइनली जिसके तहत ये सारा डिसाइड हुआ वहाँ मीटिंग्स में? आपको क्या उससे नज़र आया, खबर या तजिया आपका क्या है कि फाइनली हुआ क्या ऐसा कि मियाँ साहब ने किया जी अब ये फैसला कर लेते हैं कि आ जाए? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी में इमरान खान के गलत फैसलों का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान साहब ने जिस तरह अपनी पॉलिटिकल कैपिटल थ्रो अवे किया, जिसमें एक तो उन्होंने असम्बली से, कौमी असम्बली से उन्होंने बाहर आए, फिर उन्होंने 2 गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी छोड़ दी, तो उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेस बन गई। आपको याद होगा कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट, पीडीएम ने तरीक़े में इस्तेमाल लेके आए थे, उससे पहले चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में चलना शुरू हो गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने एग्रेसिव जो बिहेवियर, जो कि पॉलिटिकल कल्चर के ख़िलाफ़ कह सकते हैं कि इतना एग्रेसिव नहीं जाया जाता, आपको अपनी मैक्सिमम पावर रिटेन करनी होती है इलेक्शन तक, या अपने जब तक आपके मतलूबा मकासद हासिल नहीं होते। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा एक मौके की तलाश में थे। आप वो बैठे थे, तकरीबन 4 साल वो वहाँ रहे, 3 साल और तकरीबन 10 महीने। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कैलकुलेटेड मूव्स खेली। कैलकुलेटेड मूव्स क्या थी? जब को उनको ज़रूरत पड़ी एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, उन्होंने मरीम नवाज़ को आगे किया। मरीम नवाज़ ने अपने धुआंधार खिताबात से, अग्रेसिव बिहेवियर से उन्होंने एक तरह से प्रेशर डाला। फिर जब उनको गुजरांवाले वाली तकरीर, अगर आपको याद हो, गुजरांवाले वाली तकरीर ने उनके जो मतलूब थे उसको हासिल करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर जब उन्होंने देखा कि चीज़ें पॉजिटिव वे में उनके लिए जा रही हैं, तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे किया। शहबाज शरीफ को आपको पता है कि उनका जो स्टाइल है वो
इस्टेब्लिशमेंट के से उनके राब्ते भी रहे हैं, उनको एक्सटेंशन वाला मामला भी आया बिल्कुल, और वो उनको मतलब उनकी एक कंफर्ट लेवल है, और वो हमेशा से शहबाज शरीफ साहब इस बात के हामी रहे हैं कि दोनों को मिल के काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार रहा उस चीज़ में, उन्होंने जो बैकग्राउंड में काम किया, और जो मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पहुँचे हैं, तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो एक कह सकते हैं हिकमत अमली, उससे पहले अगर आपको याद हो वो लंदन भी आए, लंदन आए तो सबसे पहले उन्होंने महीना बताया कि अक्टूबर में जाएंगे, फिर चीज़ें कुछ बैकग्राउंड में चल रही थी, फिर उन्होंने डेट दी कि 21 को आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे हिकमत अमली में शहबाज शरीफ बड़े एक वाइटल पॉइंट रहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लैंड कर सके पाकिस्तान। अच्छा, रोकड़ी साहब, अब आपकी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नई नई पार्टी है, तो किस तरह से इलेक्शंस में सोचा जा रहा है? क्योंकि जब हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शंस हुए तो उसमें तो जितने भी आपके लोग हैं, उस वक्त जितने लोग थे वो पीडीएम के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन। लेकिन उसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो नून लीग के खिलाफ भी बयान आते हैं, तो इस वक्त स्ट्रेटजी है क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की? नहीं, पीडीएम के साथ मिलके एक इलेक्शन नहीं लड़ा जी। पार्टी का वजूद आए, पीडीएम में कुछ लोग शामिल थे, एज ए ग्रुप शामिल थे, लेकिन पार्टी के वजूद में आने के बाद के मामलात डिफरेंट है। और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि हमारी पार्टी की उम्र छोटी है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह यह है कि जैसे बात की इन्होंने कि गलत पॉलिसीज की वजह से, और वो जो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी उससे हट के फ्रिक्शन की, और एक ऐसी पॉलिसी जब चली पिछली पार्टी ने, तो वो जो 9th में है वो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कर लें कि उसके बाद हमने ये पार्टी की बुनियाद रखी, और वही लोग जो बाकी हम पॉलिटिक्स कर रहे थे हमारे दोस्त अहबाब सारे, तो वो आ गए यहाँ पे। पार्टी नई है, लेकिन ना वोटर नया है और ना जो इस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं वो नए हैं। पॉइंट नंबर 2 ये सर कि ये जो वोट है जिसको हम क्लेम करते हैं कि हमारा वोट है, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी सोच है, ये वोट किसी और पार्टी को नहीं पड़ता। नून को तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये वोट पड़े, पीपल्स पार्टी अदरवाइज वजूद नहीं रखती। और हमारी जो पार्टी है इसका आप वजूद पंजाब में देखेंगे, कुछ नेशनल लेवल पे तो हमारा वजूद अभी तक है भी नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये कि हम इस वजूद के साथ जो हमारा मौजूद है, हम पंजाब में आप देखेंगे कि हम बहुत अच्छी सीट्स लेंगे, और हम नून के, क्योंकि हमारा कंपटीशन नून के साथ है। अच्छा। हमने जो इलेक्शन लड़ना है वो नून के मुखालिफ लड़ना है, तो इसको एक हेल्थी कंपटीशन के तौर पर हम लेके चलेंगे, और आप देखेंगे कि पंजाब में हम हुकूमत बनाने के काबिल होंगे, हम इतनी सीट्स लेंगे। अच्छा। लेकिन सर आपकी तरफ से होता है हमारे सियासत में कि आप एक पूरा एक महाज बनता है, एक बयानिया बनता है, वो नून लीग के खिलाफ तो किस तरह नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर ओन चौधरी साहब जब जाएंगे, रिसीव करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को, और वो एक अहम रहनुमा काबीना का भी हिस्सा रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो एकदम अचानक वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चंद हफ्ते पहले ही काबीना में भी थे, उससे भी निकले, और फिर उसके बाद मियां साहब से रिसीव भी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाली भी बात आ गई, तो मुश्किल नहीं हो जाएगा आपकी जमात के लिए कि जनाब? गाजी जी हुआ, मुश्किल हुआ ना। उस एक अमल की वजह से हमें हर जगह पे सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। उस एक अमल ने हमारी जो मूवमेंट है पॉलिटिकल, उसको अच्छा खासा डैमेज किया। यानी हम उसको एक इनफरादी अमल कहते हैं। ओन चौधरी जो है हमारा भी दोस्त है, भाई है, लेकिन वो को पॉलिटिकली हल्का या उस पॉलिटिक्स का उसको इल्म नहीं है। वो क्यों गया वो क्लेम भी करता है, उसने माना भी है कि मेरा ये इनफरादी अमल था, लेकिन ऐसे इनफरादी अमल भी डैमेज कर जाते हैं। बैठे हैं, अब हम सफाइयाँ दे रहे हैं, लड़ना हमने इलेक्शन नून के खिलाफ है, और इस तरह यानी ये एक ऐसा काम हुआ है कि जो पिछले जब से ये हुआ है, मीडिया के ऊपर हम जो मर्जी कहें तो आगे से ये जवाब लाजमी आता है कि वो क्यों गया। तो नहीं जाना चाहिए था, किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए था। ऑप्टिक्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। असर जावेद साहब, आपको क्या लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को टफ टाइम दे सकेगी नून लीग को, या तहरीक इंसाफ से मुकाबला होगा? देखिए जी, अब ये चीज़ें अभी भी शकूक व शुबहात है कि पीटीआई होगी भी कि नहीं होगी, उनके चेयरमैन होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं। ये साइफर केस आलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, वो 1 महीने में अगर फैसला हो जाता। फिर उसके बाद सबसे बड़ा केस वो जो बरतानिया से पैसे आए थे, वो यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, उसके बाद वो शुरू होने जा रहा है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो अल्टरनेटिव क्या है? जो इन्होंने बात की कि पीटीआई का जो रवायती वोटर है ये उनके फेस हैं, खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब, जिन्होंने सर्व किया, जिन्होंने
पीटीआई को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। लोग तो इनको जानते हैं, इनका जो नेटवर्क है खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब में, इसके अलावा जो नाराज़ कैंडिडेट हैं जो नून लीग में नहीं जा सकते पीटीआई के, लेकिन वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिल्कुल पहले जब ये ग्रुप बना, अलीम खान साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं वो डाल सका। देखिए हमारे यहाँ शख्सियत ज़्यादा होती है किसी भी पार्टी को लें, आप जरदारी साहब बिलावल के बगैर पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ के बगैर नून लीग, मौलाना के बगैर JUIF, वहाँ अवामी नेशनल पार्टी अगर आप देखें वली साहब के बगैर, तो वो उस तरह हमारी यहाँ पार्टी वजूद नहीं उसका रहता। नहीं, आप देखें इनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अलीम खान साहब को देखें तो वो उनका पीटीआई को पीटीआई बनाने में बहुत अहम किरदार है। वो जो लाहौर के जलसे 4 जलसे उन्होंने करवाए, उसके बाद उनकी पर्सनल लेवल पे लोगों के साथ बॉन्डिंग है, लोगों के साथ उनके रिलेशंस हैं। इस तरह अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स, अब नेक्स्ट इलेक्शन जो अच्छे कैंडिडेट उठा लेते हैं, जिनको टिकट्स दे लेते हैं, जहांगीर तरीन साहब का एक अपना जनूबी पंजाब में एक इन्फ्लुएंस है, को टफ टाइम देंगे आप? बिल्कुल दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो नून लीग के बाद IPP हो सकती है। अभी तो इन्होंने अपने कार्ड शो नहीं किए, अभी तो बहुत अर्ली है, अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो मेरा ख्याल है IPP ही लग रही है कि जो नून लीग के बाद सेकंड नंबर पे टफ टाइम दे सकते हैं। नकवी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो इस तरह की बात आ रही इशारे कि शायद तहरीक इंसाफ और वो मिलकर कोई फिर इकट्ठे कुछ तहरीक चला रहे होंगे या इकट्ठे हो रहे होंगे, तो आपकी पार्टी क्या सोचती है? अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो इट्स टू अर्ली, लेकिन क्या फिर जो भी पार्टी वहाँ पर आएगी, पीपल्स पार्टी हो सकती है, तहरीक इंसाफ हो सकती है, नून लीग हो सकती है, तो आप किसी के साथ सोचते हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि अभी तो नई पार्टी है, शायद पूरे पाकिस्तान में इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके, तो अगर किसी के साथ जाना पड़ा तो क्या करेंगे? देखिए सर, इलेक्शन के बाद जो हालात हैं, हम पहले उस पर बात करें कि क्या कोई पार्टी सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट बना सकेगी। जो हालात हैं नहीं नजर आती, तो अगली गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली पार्टीज ने दोबारा मिलके बैठना होगा, और वो इलेक्शन के बाद की चीजें, और इलेक्शन के बाद के मामलात टोटली डिफरेंट होते हैं। हम बात करते हैं कि आपने जो एक बात की पीपल्स पार्टी पे कि वो पीटीआई की तरफ भेज रही है, वो भेज से कुछ भी नहीं रहे, उनको भी पता है सारी हकीकत का क्या है। वो ये समझ रहे हैं, वो ये कोशिश में है कि किसी तरीके से पीटीआई का वोट, ये उनकी पुरानी कोशिश है, नई नहीं है, लेकिन उसमें उनको यानी अगर वो उस कोशिश को भी दुरुस्त जारी ना रख सके, दे थिंक कि पीटीआई का जो वोटर है वो सिंपथाइज करेगा विद देम, और उनको कहीं पे उनके एज ए सिंपथाइजर्स उनको पीटीआई का वोटर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, जबकि ये भी नामुमकिनात में से है। तो चीजें बड़ी क्लैरिटी में चलना चाहिए और चल भी रही हैं। जी सर। अच्छा ये बताएं रुकनी साहब के नून लीग पर एतराज़ क्या है? आप क्या समझते हैं कि IPP अगर नून लीग के खिलाफ इलेक्शन आप कहते हैं लड़ेंगे और हम एक अच्छा कोई परफॉर्म करेंगे, तो किस तरह से, क्या ऐसा किया है नून लीग ने या PDM ने हुकूमत में कि जो आप समझते हैं कि जनाब हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर देंगे? क्योंकि नून लीग तो एक क्लेम करती है कि आप मियाँ साहब आ गए हैं और 2017 का जो दौर था वो सुनहरा तरीन दौर था पाकिस्तान की तारीख का, तो लिहाजा हम उसमें वापस जाएंगे। जी रोकड़ी साहब। जी असल में ना जी, ये जो सुनहरा दौर, उससे फिर उससे ज्यादा जनरल मुशर्रफ का दौर और सुनहरा था, पीछे चले जाएंगे तो और सुनहरा दौर होगा। मैं इस चीज का ये जो है ना एक सोसाइटी के अंदर डिक्लाइन और वो दौर हमने कैसे सुनहरे गुजारे, आप मुझे ये बताएं। दुनिया कहाँ चली गई? 2/3 मेजॉरिटी नून के पास थी, और 2/3 मेजॉरिटी के पास उसके बाद बैठ के हम ये पूछें, क्या बताएं कि उस असेंबली के अंदर जब आप 2/3 मेजॉरिटी पे थे, आपने कितने ऐसे कानून बनाए या आपने कितने ऐसे नए लॉज पास किए जिससे पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो? कोई पार्टी, आपने प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं? आपने जो हम दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम अभी तक समझते हैं कि लोगों को हम उस तरीके से राजी रख सकते हैं जैसे पहले था। बात यह इख्तिदार में होना और इख्तिदार में होते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपने डिलीवर क्या किया। डैम्स हमारे पास अब थोड़े दिन हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं कि आपकी कुछ पॉलिसीज बेहतरी की तरफ चली, होर्डिंग के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, ये तमाम चीजों के ऊपर। एक पॉइंट तो ये है कि उन पॉलिसीज को हम गवर्नमेंट में आके क्यों नहीं चलाते। आखिरी बात आपको बताऊं सर, लोग जो हैं इनसे वो तो आर्मी चीफ का सारा है ना इनिशिएटिव, वो तो SIFC और उसके तहत सारा वही कह रहा हूं ना कि यानी अगर आर्मी चीफ ने इन पिछले 4 महीनों के अंदर आके एक दफा दोबारा इकोनॉमी को या ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन गवर्नमेंट को बहाल कर दिया, तो हम गवर्नमेंट में आके हम लोग क्यों नहीं करते? हम गवर्नमेंट में आके क्यों चाहते हैं
कि अब हमारा एक ऐसा बादशाही निजाम कायम हो जाए कि हमारी आंख जिधर हिले, यानी दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। हम अभी तक प्रोग्रेसिव जो एक गवर्नमेंट है जो हमें करनी चाहिए पॉलिटिकल एक्सीलेंस वाली, हम नहीं करते। और इन पार्टी से लोग नालायक हैं। आप कहते हैं ना जी लोग इनसे राजी हैं, लोग तंग हैं। वही चेहरे जो 40 साल से पहले थे उन्हीं के टिकट लोग, अच्छा वही पटवारी का कल्चर, वही थाना कल्चर, वही चीजें, लोग इन चीजों से अब निकल चुके हैं। लोग उस महकूमी के जो दायरे में बंद नहीं है। लोगों के प्रॉब्लम्स को इक्वालिटी की बुनियाद पर एड्रेस करना, और अभी जो नया बच्चा है यूनिवर्सिटी का या जो ओवरसीज हैं उनको आप इन चीजों पे, अब एक पार्टी है उसका रोटी कपड़ा मकान आज तक पूरा नहीं हुआ, इसी तरह ये पार्टी एक ये है कि जी हमने बनाया ये जो है मोटरवे हमने बनाई, तो क्या क्रेडिट में सिर्फ मोटरवे बनती है? बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि हमें जी सर, लोग नए चेहरे देखना चाहते हैं। अब वही चेहरे, मासिफ साहब का तो वही चेहरा है जी, जी जी सर खुरम साहब बात मुकम्मल करने में अजहर साहब। नए चेहरों के अलावा लोगों को अब इल्म है कि दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है। जी जी आप अभी लोगों को इल्म है कि IPP के मुआहदे जो थे, आपने बिजली के कैसे गलत किए और कैसे मुल्क को नुकसान हुआ। लोगों को अब इल्म है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चल रही। लोगों को ये इल्म है कि हम कोई, यानी लोग अब अवेयर है, अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस है। वो जो पहले था ना कि जी सर मैं आता हूँ आपकी तरफ। अजहर साहब आपने क्या महसूस किया है यहाँ आके? ज़ाहिर है आप साफ़ियों से भी मिलते हैं, एक हल्का है आपका, अब तो कोई दूरी भी नहीं रही, और फिर 4 साल नून लीग की सारी, यानी यहाँ से तो काबीना भी जाती थी वहाँ पर मिलने मियां नवाज शरीफ साहब से, आपने सारा कुछ देखा है। क्या महसूस किया आपने कि जो बात कर रहे हैं रोकड़ी साहब के, जी वो चेहरे अब मियाँ साहब के लिए कोई मुश्किल होगी? क्योंकि कानूनी तौर पर तो हम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं देख रहे, लेकिन वोट बैंक के लिए यही बात, 2017 बड़ा अच्छा दौर था, फिर उससे पीछे बहुत अच्छा दौर था, अब आप क्या करेंगे? जो 16 महीने गुजरे शहबाज शरीफ का दौर, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, मियाँ साहब खुद उसका जिक्र तक नहीं करते कि वो क्या हुआ, किस तरह से हुआ सारा, तो इससे किस तरह निकलेंगे? इसकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए जी, मैं यहाँ पे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, मैं वैसे भी रेगुलरली आता हूँ हर 2-3 महीने बाद। तो सबसे बड़ा मसला महंगाई का, लोग तंग हैं और जेन्युइनली तंग है। लोगों के मसाइल, इवन मिडिल क्लास तबका जो है वो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है वो माजी में कभी नहीं रहा। लास्ट टाइम कब आपका चक्कर लगा? मेरा अगस्त में लगा था, अगस्त में मैं अगस्त में। और उससे अब आप और ज़्यादा देखते हैं हालात? उससे ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन जो ये बिजली, ये क्योंकि बिजली तो अब वैसे ही कम कंज्यूम हो रही है, बिल का काम मसला है। अब जो पेट्रोल जो है वो डाउन हुआ है, मज़ीद डाउन होगा, डॉलर नीचे आया है, हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन स्टिल आम आदमी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ा उससे, बेहतरी नहीं आ रही, बेहतरी और ज़्यादा खराब हो गई। बिल्कुल, क्योंकि देखें इम्पैक्ट तो चल रहा है ना। आप अगर आपका खसारा नहीं हुई, यानी बाजार में सस्ती नहीं, पेट्रोल नीचे गया, डॉलर नीचे गया, मगर उसका इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पर अभी नहीं आया। अभी मसाइल हैं और शदीद मसाइल हैं, मतलब ये कोई अभी गैस का सुन रहे हैं, बिजली तो वैसी बहुत ढकी छुपी चीज़ नहीं है, खाने पीने की अशिया, उसका वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा नीचे तक इफेक्ट, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि डॉलर का नीचे आने से, पेट्रोल के नीचे आने से वो टाइम लेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, और इसका सवाल नून लीग से तो होगा, क्योंकि 16 होगा, जिसकी रहती है उसको इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, क्यों नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरी आज शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई और काफ़ी डिटेल मुलाकात भी हुई। उनको इस चीज़ का भी एहसास है, उनको ये नहीं है कि उनको एहसास नहीं है, उन्होंने बरमला तस्लीम किया कि ये महंगाई जो है वो हमारे लिए एक बड़ी अपोजिशन होगी इलेक्शन में। लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो चीज़ें की गई उसमें अगर हम हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता था, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल होते। तो वो ये कहते हैं कि मैं अगर ना लेता तो आज जो सेटअप उन्होंने सोचा हुआ था, मतलब जनरल फैज़ ने सोचा हुआ था अगले 10 साल की, और उसमें पाकिस्तान का जो हाल होना था वो उससे वर्स्ट होना था। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इलेक्शन आप भी कवर करते हैं, मैंने भी काफ़ी कवर की है। आप बरतानिया में भी देखें, जहाँ भी वर्ल्ड होते हैं, आम आदमी के मसाइल पे बात होती है, चेयरों का कोई मसला नहीं है। बरतानिया में भी 70 साल बूढ़ा भी इलेक्शन लड़ रहा है, 90 साल बूढ़ा भी इलेक्शन लड़ता है। अब अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा, 1985 से अब तक इलेक्शन लड़ता आ रहा है, मतलब लोग पोजीशन में नहीं देखते ना, प्राइम मिनिस्टर तक तो नहीं देखते उसको, प्राइम मिनिस्टर तक नहीं देखते, लेकिन वो उनके बैठे हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ज़्यादा एजिस के बड़े बड़े 70 साल 80 साल। बात यह है कि अगला इलेक्शन लड़ना जाना है होप पे, आपको उम्मीद दिलानी है लोगों को कि जी अब जो हो गया उसको ठीक कौन करेगा। अब मियां नवाज शरीफ का साहब का ये कहना है कि मेरा शहबाज शरीफ जो है ना वो नहीं इतना कर सके, अब होप नहीं। शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला ये था कि वो उनके साथ 16 जमातें थी, 16 जमातों के साथ 30 नवंबर तक तो जनरल बाजवा थे। तो सर मखलूत हुकूमत आगे भी नजर आ रही है, अभी रोकड़ी साहब की आपने बात सुनी, बिल्कुल नजर आ रही है। उस वक्त जनरल बाजवा भी थे, जनरल बाजवा ने जो खुद जैसे 4 रुखी
लड़ाई लड़ी, इमरान खान साहब भी उनसे नाराज़ हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी उन्होंने जो किया, बाकी लोगों के साथ भी किया, तो अमली तौर पे वो कहते हैं, PDM ये समझती है कि 30 नवंबर तक तो हमारी हुकूमत थी ही नहीं कि वो हमें जो जिन मसाइल का सामना, उसके बाद भी वो बेहतरी नहीं उस तरह नहीं आ सकी, बिल्कुल वो इसकी तस्लीम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि एक मखलूत हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी, इवन एक जमात वाले लोग भी थे। तो इस सारी सूरत हाल में अगला इलेक्शन लड़ा जाना है होप पे, जो होप दिलाएगा, लोगों को बताएगा, अपना पास रिकॉर्ड रखेगा, उसको वोट पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। खुर्रम रुकनी साहब, जब उम्मीद की ये बात करें, उसमें हमने देखा अलीम खान साहब ने बड़ी उम्मीद दिलाई कि पेट्रोल सस्ता मोटरसाइकिल वालों के लिए, ये सब बातें करते हैं, करेंगे कैसे? फिर दूसरा ये भी है कि जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ये लोग यानी आप देखें बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं, जिस तरह हमारी इशराफिया होती है, तो रिप्रेजेंट तो ये वही लोग कर रहे हैं, मेन चेहरे तो ये वही हैं जो किसी ना किसी तरह सियासत में रहे हैं, बड़े नाम रहे हैं, जिन पर नून लीग या पीपल्स पार्टी ये टीम का इल्ज़ाम लगाती है कि जी ये पैसे के बलबूते पर आते हैं, पैसे के बलबूते पर जलसे कर लेते हैं। तो वो तो वही लोग, चेहरे तो वही नहीं है। नहीं सर, चेहरे वो नहीं है। एक तो मौरूसी सिस्टम को और हमारे वाले सिस्टम के अंदर फर्क किया जाए। दूसरा चीज है कि पैसा मैटर करता है। तीसरी चीज है कि सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करना चाहिए। यानी हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो गया, पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं और पैसे की बुनियाद पर मौजूद है, कोई इंटेलेक्ट या कोई जहानत या कोई फतानत या कोई इस चीज पे मजबूत नहीं। तो मैं ये जो बातें कर रहे थे सर, तो मैं इनकी बात को इंडोर्स करूंगा कि उम्मीद पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और जिस शख्सियत के अंदर उनको नजर आया कि ये वाकई कुछ दे सकेगा, कर सकेगा, लोग उसी पर एतमाद करेंगे। और मेरा ख्याल में हमें पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ जाना चाहिए, आइडियलिज्म से हटकर, और हम इसी अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। और कोई भी वो चीज जो कि खामखा अवाम से, पब्लिक से छुपा कर उनको डिसेप्शन में रख के कहानियां बनाई जाती हैं, वो दौर चला गया। अच्छा। इन्होंने एक और सर ने पॉइंट उठाया कि लोगों का इशू महंगाई है, और बाकी यही इशू है। लोग गुजरते होते हैं प्रेजेंट में से, हाल में से, उनका जो इमोशनल ऑर्डर है या डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट पोजीशन के ऊपर होता है और वो इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ हम देख रहे हैं। लेकिन आपने एक कहा ना कि शहबाज शरीफ और 16 महीने की गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में 16 महीनों में एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका रोल बहुत बेहतर था। जी सर। अच्छा सर, आपके लोग उसमें काबीना में भी थे, शायद इस तरह से भी आप समझते हैं कि वो बेहतर रहा है? सर वो जो काबीना थी ना, वो जो काबीना थी, क्योंकि वो कोलिशन गवर्नमेंट थी और वो उतनी बड़ी काबीना कोई और मुल्क होता तो वो कभी भी ना लेते, लेकिन यहाँ पे हर किसी को हिस्सा चाहिए होता है। आप किसी भी ग्रेटर कॉज के लिए फिर आपको लोगों को राजी करना पड़ता है। वो काबीना थोड़ी थी, वो तो पूरी दुनिया की काबीना थी जो बैठी हुई थी। अगर दुनिया पूरी पे तकसीम कर दें और काम फिर भी नहीं करना, तो काम एक ही बंदा कर रहा था, तो बाकी काबीना ने क्या किया? अब सर यही तो मुश्किल आएगी कि अभी पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी और इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी बिरयानी की देख थी, सबने खाई, अपने अपने हिस्से की तो बात करेंगे। अब सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि आगे भी मखलूत हुकूमत नजर आ रही है। अर्जा भाई साहब, अब नून लीग में बड़ी बहस, ये तज्जिया कर बड़ी बहस चल रही है कि जी इसहाक डार साहब ने कह दिया कि जी शहबाज शरीफ अब उनका कद बड़ा हो गया है, वो वज़ीर आज़म रहे हैं, अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ वो नहीं आएंगे, नवाज शरीफ ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के। तो कोई कह रहा है जी फिर मरीम नवाज वज़ीर आला होंगी। आप ज़रा बड़ा कुछ देख चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या अंदर सोच चल रही है कि किसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? हमजा किधर जाएंगे? नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो समझ आती है कि शायद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट और मरीम जो हैं वो वज़ीर आला की। देखिए जी, इस वक्त नवाज शरीफ साहब ही पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और आज भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि, और उनकी इस नुक्ते पे उनका यही मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब, देखिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लड़वाने की बड़ी कोशिशें की गई। बड़े लोगों ने कहा नून से शीन निकलेगी और शीन से निकलेगी, लेकिन जो गवाह मैं हूँ, देखिए मैंने बड़ा करीब से देखा दोनों भाइयों को पिछले 4 साल में, बल्कि मैं 2006 से देख रहा हूँ जब वो लंदन में थे, 2005 से फिर मियाँ साहब आए। ये दोनों भाई एक हैं, ये कोई भी ना सोचे कि इनमें ना भी मिले शहबाज शरीफ कोई वो रहे ना, बिल्कुल। और आपको पता है कि जब शाहिद
वज़ीर-ए-आला छोटा भाई। शाहिद खाकान अब्बासी को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया तो पहली ऑफर शहबाज शरीफ को गई थी। तो अब शहबाज शरीफ को आप कहाँ देख रहे हैं? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर अगर नवाज शरीफ वो वज़ीर-ए-आला नहीं आएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे उनके भाई के साथ। आएंगे वज़ीर-ए-आला नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हुए तो मरियम नहीं आएगी। हमजा का एक किरदार है, हमजा की बड़ी मेहनत है। हमजा जो है मरियम सेंटर में कहीं नजर आएंगे, सेंटर में नजर नहीं। मैं एक और आपको बताऊं सर, ब्रेक है अगर ठीक है, बहुत माजरत। खुर्रम रोकड़ी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अजहर जावेद साहब तज्जियाकार हमारे साथ हैं। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी माहिर कानून हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हम उनसे बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आया है। अब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। अजहर जावेद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, रिपोर्टर, तज्जियाकार। अजहर साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि अभी तक जो आपको लग रहा है मुलाकातों के बाद भी जो भी चीज़ें हो रही हैं नून लीग में, वो ये कि जी मियाँ साहब ही होंगे, लेकिन ब्रेक में आपने मुझे बताया कि अगर किसी तरह से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही दोबारा कैंडिडेट होंगे। शहबाज शरीफ बिल्कुल वही होंगे, क्योंकि उनका जो रोल है वो बड़ा कलीदी है। और इसहाक़ डार भी बिल्कुल उसी गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे और वो मिलके काम। वज़ीर ख़ज़ाना ही शायद आपकी नज़र में होंगे। हो सकता है पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, लेकिन होंगे वही। सर, ये फिर सारा ख़ानदान में नहीं नज़र आएगा दोबारा से ही सारा कुछ कि बिल्कुल। अब देखें ना, शाहिद खाकान अब्बासी को वही मरियम, वही हमजा साहब, मतलब मेन पोजीशंस पे सारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया था तो उन्होंने क्या किया बाद में? सबसे टॉप पोजीशन उनको दी थी। मिफ्ता इस्माइल साहब को सबसे टॉप पोजीशन दी, उन्होंने क्या किया? अच्छा सर, कदा कलाम माफ, हमें हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब ये काफ़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त हो चुकी है और नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अब हुकूमत इसके खिलाफ किस तरह से जा सकती है और उसमें क्या हो सकता है, कानूनी तौर पर क्या होगा? इससे लार्जर बेंच बनेगा, क्या है आगे? उसामा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके लीगल रिपरकशंस क्या हैं। दूसरा ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, और तीसरा ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल सारे मिलिट्री लॉ से रिलेटेड है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इन मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन किस हद तक है। तो पहले मैं आपके पहले सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ कि इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो इन्फोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वैलिडेट कर दिया है 10/5 से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, और 20 अप्रैल 2023 से उसकी इफेक्टिव डेट है। अब उसके अंदर ये है कि ये जो जजमेंट आई थी 23 अक्टूबर को, जिसके अंदर उन्होंने जो 2 अमेंडमेंट्स थी जो सेक्शन 2D1 के नीचे और सेक्शन 59(4) आर्मी एक्ट 1952 के अंदर आई थी, उन्हें अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि वो अपील फाइल करे, और अपील का टाइम है 30 डेज। और उसके बाद ये है कि एक लार्जर बेंच जो बनेगा जो 5 जजेस से ज़्यादा होगा, और वो फैसला करेगा कि जो अपील आई है उसका हमने फेट क्या करना है। और जी मेरा ख्याल हाफिज़ साहब से दोबारा हम कोशिश करते हैं जी कनेक्ट करने की। जी हाफिज़ साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। और जिन लोगों ने ये जिन जजेस साहब फिर उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे बात हम कंटिन्यू कर सकें। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे हाफिज़ एहसान अहमद साहब। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी हाफिज़ साहब, सॉरी सर, बार बार मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आप प्लीज़ मुकम्मल कीजिएगा बात। जी तो उसामा भाई, ये है कि अब एक लार्जर बेंच बनेगा और वो लार्जर बेंच जो है उन 5 जजेस पे नहीं आएगा, ये उसका हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे बड़ा बेंच बनाएंगे। वो 7 मेंबर्स बेंच हो सकता है, 8 मेंबर्स बेंच हो सकता है, 9 मेंबर्स बेंच हो सकता है, या जो रिमेनिंग हमारे सारे जजेस हैं उन पर भी मुश्तमिल कर दे। चूँकि जो जब से ये लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी 1967 से लेके आज तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मल्टीपल जजमेंट्स इसके ऊपर आई हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया है, बल्कि उसके अंदर जितना भी प्रोसेस था उसको ये भी कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, गवर्नमेंट की लीगल कॉम्पिटेंसी भी है कि वो लॉ बना सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी होल्ड किया है कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि इसके अंदर जुडिशल रिव्यू भी अवेलेबल है, कि अगर किसी को सज़ा दी जाए तो उस सज़ा को आप हाई कोर्ट के अंदर जाके 2nd टियर के ऊपर जाके चैलेंज कर सकते हैं,
और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आ जाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर दो हिस्से थे, एक वो था जो 10th जो आर्टिकल 10A से रिलेटेड है, जो हमारी 18th अमेंडमेंट आई, तो उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी जो लॉज थे उनको वैलिडेट करती रही है, या उनको अल्ट्रा वायरस आज तक नहीं कहा। और उसके बाद जो 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद भी हमारी जो एक जजमेंट आई जो 17 मेंबर्स जजमेंट थी, जिसके अंदर 11 मेंबर्स ने इसको लॉज को वैलिडेट किया और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी वैलिडेट किया। फिर उसके बाद 2017 के अंदर 5 मेंबर्स जजमेंट आई, उन्होंने भी जो लॉज थे उनके मुतालिक अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, बल्कि इन चीज़ों को वैलिडेट किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी 48 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इससे डेविएट किया है और एक नया प्रिंसिपल उसके अंदर डिज़ाइन किया है, जो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 8 के नीचे जब वहाँ के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी अवेलेबल है आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के नीचे, कि ये जो 3 लॉज हैं या हमारे लैंड रिफॉर्म्स के लॉज हैं, उनको आप फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इसके रिपरकशंस जो हैं वो बड़े लीगल हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि चूंकि आपकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो यही 2 सेक्शन देते थे आप लॉज के एप्लीकेशन को, जो सिविलियंस के ऊपर है। नंबर 1 ये है कि आपके जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या मिलिट्री के अंदर जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, सिविलियंस हैं, वो इसकी एम्बेड से निकल गए। नंबर 2 ये है कि जितने भी टेररिस्ट है जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे वो इससे निकल गए। तीसरा, जिन्होंने एस्पिनेज या स्पाई के लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, चूंकि आपका लॉ इस वक्त है नहीं है, वो इससे निकल गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। चौथा उसके अंदर यह है कि अगर कोई शख्स जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करता है या उसके ऊपर सिविलियन है वो जाके उसको सबोताज करता है किसी जगह को, तो वो भी इस एम्बेड से निकल गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो अल्ट्रा किस्म के होते हैं, अगर कोई शख्स जो है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर है, वो भी इस एम्बेड से निकल गया। और फाइनली ये है कि जितने भी आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर काम करते रहे या वहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं इन तीनों सर्विसेज के अंदर, वो भी इस एम्बेड से निकल गए हैं। तो इसके बड़े लीगल और सीरियस से रिपरकशंस है, और मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाएगी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को अटेंड करके एक एलेबोरेटिव जजमेंट देगी, क्योंकि मिलिट्री लॉज दुनिया के हर मुल्क के अंदर है और 36 दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स जो है सिविलियंस को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, 36 ममालिक में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तकरीबन ये भी कहा जा रहा है 4-1 से फैसला है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये 5-0 ही है एक लिहाज से, कुछ चीज़ों में 4-1 है, लेकिन तो ये काफ़ी हद तक यूनानिमस नज़र आ रहा है। तो क्या ये जजेस आगे कंटिन्यू करेंगे अगले बेंच में, हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों सूरतें हैं? उसामा भाई, इस वक्त जो फैसला आया है वो उसके 2 हिस्से हैं। एक फैसला ये आया है कि जो 5 से आया है वो ये आया है कि इन लोगों का ट्राई होना चाहिए जो विद रेफरेंस टू 9th डे ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरा उसके अंदर 4-1 का ये आया है कि एक तो जज साहब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया कि ये जो 2 प्रोविजन है जिसका मैंने रेफरेंस दिया, सेक्शन 2D1 और सेक्शन 59(4) ऑफ आर्मी एक्ट जो है, उससे उन्होंने एग्री नहीं किया कि ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका ये है कि ये जो 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, ये जो अगला चीफ जस्टिस साहब बेंच बनाएंगे उस बेंच का ये हिस्सा नहीं होंगे। उसके अलावा जजेस जो हैं, अवेलेबल जजेस जो हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी एक बेंच कॉम्पोजिशन करेंगे। वो 7 भी हो सकती है, वो 8 भी हो सकती है, वो 9 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है। ये चीफ जस्टिस साहब के डिस्क्रिप्शन है, जो एक कमेटी बनी है जो 1+2 है, वो ये फैसला करेगी कि इसको कितने मेंबर्स के साथ इसको सुने जाना चाहिए। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर आई है वो ये आई है कि ये जो एक हमारा सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स जो था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ था, उसकी एक डेविएशन है। और दूसरा मैं समझता हूँ ये जब 23rd को ये जजमेंट आई थी तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हेस्ट के अंदर गया है कि एक फेडरल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि हम इन ट्रायल को स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ 7 एप्लीकेशंस और आगे उन्होंने कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन चीज़ों पे नोटिस देना चाहिए था, और उसके बाद एक थॉरो हेयरिंग करके जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि क्या आर्टिकल 8 के नीचे आप इन लॉज को अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं या नहीं है, उसके ऊपर मजीद गुंजाइश थी कि उसके ऊपर बहस की जाए। दूसरा ये है कि 9th मई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर लिमिटेड सा स्कोप रहता तो जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया वो एम्बेड से नहीं निकलने थे। उसके अंदर ये था कि आप जो कमांडिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन है उस पर बात कर लेते या जुरिस्डिक्शन पे बात कर लेते विद रेफरेंस टू 9th मई, लेकिन उसके अंदर भी पॉसिबल इसलिए नहीं है
कि अगर आप किसी जगह जाके ट्रेस पास करते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, तो दुनिया का कोई लॉ जो है वो एक्सेप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। तो यही वो वजह बनी है कि जितनी देर तक आपने उन लॉज को स्ट्राइक डाउन नहीं करना था, अल्ट्रा वायरस जो 2 अमेंडमेंट्स थी, इन ट्रायल्स को रोकना जो था वो लीगली जो है वो सिविलियंस का पॉसिबल नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लॉज अमेंडमेंट्स को सेट असाइड किया, अल्ट्रा वायरस किया, और ये आज हमारे सामने एक सिचुएशन है। लास्ट क्वेश्चन, अब जो इस वक्त जो लोग हैं जिनका ट्रायल हो रहा है, उनका स्टेटस अब क्या है? वो ट्रायल हो रहा है, रुक गया है, उनकी कस्टडी क्या वापस होगी या अभी उसी तरह रहेगी जब तक कि ये अब आगे अपील जो लार्जर बेंच सुनेगा वो डिसाइड नहीं कर लेता? तो उनका अब स्टेटस क्या है जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि जी ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है कलअदम? इस वक्त ये है कि जो चीज यहाँ पे थी, फर्स्ट तो ये है कि वहां पे वो चीज रुक गई है, और रुकने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे थी वो भी रुक गई है, अगर कोई ट्रायल स्टेज पे थी तो वो भी रुक गई है। और तीसरी इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि ये वापस अगर जाना है उसने, तो फिर ये जाना है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर। चूंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ही बुनियादी तौर पे जब इन सारों को अरेस्ट किया गया था तो उनका रिमांड जो था वो एंटी टेररिज्म कोर्ट से लिया गया था, और वहां पे जाके फिर उनकी जो कस्टडी थी वो डिमांड की गई थी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कि ये वो अशखास हैं जिनको हमने विजुअल से आइडेंटिफाई किया है कि जो इन प्लेसेस के ऊपर गए, और फिर उसके अंदर जाके जो सेक्शन 93, 94, 95 है उसके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर ने उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ भिजवाया। अब चूंकि वो लॉ इस वक्त मौजूद नहीं है तो वापस जो है पोजीशन जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ अब चली गई। ठीक, और जब तक सर ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लगेगा नहीं, आगे पता नहीं कितना अरसा लगे, हफ्ते लगे, महीनों लगे, तब तक फिर ये इसी तरह इनका नीचे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल ये है एंटी टेररिज्म कोर्ट में, सॉरी सर, एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलता रहेगा। ये जाके चीजें जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर रुक जाएंगी। दूसरा ये है कि जो नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया है उसके अंदर ये है कि जहाँ पे 30 दिन का टाइम है कि 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट अपील या कोई भी अग्रीव जो है, चूंकि ये प्रोसीडिंग सारी आर्टिकल 184(3) के नीचे थी, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो वहीं के ऊपर लॉ ये कहता है कि अगर कोई अपील 184(3) के नीचे आती है तो उसको 14 दिन के अंदर फिक्स किया जाना चाहिए। और देखिए आपके सामने भी रिसेंट एग्जांपल्स भी आई है कि जो गवर्नमेंट है उसने नैब के अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट का एक 5 मेंबर्स बेंच जो है वो नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो फैसला आया था, जो उसके खिलाफ जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपील फाइल किया, उसको वो कल सुन रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब, आपने वक्त दिया। माहिर कानून मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनसे हम आखिर में बात करेंगे गज़ा के मसले पर। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों की शहादतें हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में हमने देखा लोग एहतजाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। और चूँकि हमारे साथ अज़हर जावेद साहब हैं और इनका बड़ा अरसा बरतानिया में वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, तो अज़हर साहब वहाँ भी हमने बहुत बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं, बरतानिया में भी उनकी तारीख़ के बड़े एहतजाज, और इसी तरह हमने यूरोप में देखा है, अमेरिका में देखा है, हर तरफ। लेकिन क्या वजह है कि गवर्नमेंट्स पर उतना इसका असर नहीं होता, इतनी ज़्यादा तादाद में पब्लिक निकलती है? क्या उनको लगता है कि ये जो अभी एहतजाज है इसका शायद वोट पर असर नहीं पड़ेगा, जब वोट होंगे तो बिल्कुल और चीज़ें होती हैं, वरना इतनी तादाद में पब्लिक निकले तो प्रेशर तो बिल्ड होता है? देखिए जी, प्रेशर तो बिल्ड होता है, लेकिन मसला ये कि दूसरी तरफ जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो उधर से असर लेते हैं, यहाँ आप कह रहे हैं कि न्यू जो वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, उसका वो फेवरेट चाइल्ड है, तो इसी तरह बरतानिया भी उसकी हमायत करने पर मजबूर है। लेकिन ये देखें कि सिविल सोसाइटी वहाँ के आम लोग, वहाँ पे मुसलमान नहीं, आम लोग जिनमें क्रिश्चियंस भी हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं, वो रोड्स पे आ रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं। और जिस तरह के वहाँ पे मुजाहरे हुए, मेरा ख्याल है किसी मुस्लिम वर्ल्ड में इस तरह के मुजाहरे नहीं हुए। आम बंदा निकलता, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है। गज़ा में जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है आम सिविलियंस को, जिस तरह बच्चों की शहादतें हो रही हैं, वो अपने ज़मीर की आवाज़ पे जिसे कहते हैं ना, वो निकलते हैं। और हमने देखा है कि लोग खुद आ रहे होते हैं जब कॉल दी जाती है। पहले स्टॉप दी वॉर कोalition की तरफ से होता था, जब इराक वॉर होती थी दूसरी, तो वो तारीख के बड़े बड़े मुजाहरे हुए। लेकिन देखा वो मुजाहरीन सच साबित हुए जब पता लगा कि टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला था, और वो बाद में वो जो वो क्या कहते हैं जी WMD, वो भी गलत साबित हुए। तो एंड ऑफ द डे सुना जाता है इसका आगे इलेक्शन में असर पड़ेगा। ये नहीं है कि इलेक्शन में असर नहीं पड़ेगा। लोग अगली जो टोरी की गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव, ये पहले खतरे में है। अगले इलेक्शन में लेबर को आगे हमायत मिलने की तो अभी कई दफ़ा तुमने देखा प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे हैं,
वो इंटरनल इंटरनल शायद बरताने की तारीख में कम ही होगा कि हर साल 2 साल बाद के बाद इलेक्शन भी हुए, लेकिन इस दफ़ा अब ये हुकूमत भी जारी, लेकिन दूसरी तरफ भी जो लीडरशिप है वो भी इजराइल के साथ खड़ी है, उनकी लीडरशिप भी खड़ी है। ये एक कह लें अलमिया कह लें या एक सर जो बड़े बड़े मीडिया के हाउसेस होते हैं वो भी हम देखते हैं कि उस तरह से मजलूमों का साथ उस तरह नहीं दे रहे होते, पब्लिक ओपिनियन मेकर ये होते हैं। लेकिन अब शिफ्ट ये आया कि डिजिटल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ताकि अब उसकी भी पहुंच कई जगह पर हम देखा कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन अब बन रहा है इसराइल के खिलाफ। और आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये इस तरह बढ़ता रहा तो क्या इलेक्शन वाले दिन ये हो सकता है, या इलेक्शन कैंपेन में लोग कहें कि इसको भी एक एजेंडा बनाओ कि आप बताएं आपकी क्या सोच होगी फ़लस्तीन के हवाले से, आप हमें बताएं, और फिर जाकर शायद मगरबी दुनिया में लोगों की सोच बदले या उनकी हुकूमतों की सोच बदले, जब लोग इस हद तक आ जाएंगे वोट देते हुए कहेंगे जी हम तो आपको वोट तब देंगे जब आप फ़लस्तीन की मुसलमानों की हिमायत करेंगे या आप इसराइल को कंडेम करेंगे। तो अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा मगरब में? देखिए जी, अब मीडिया हाउसेस की बात की है, BBC के सामने बहुत बड़े मुजाहरे हुए, लोगों ने इतने इतने बड़े मुजाहरे किए उनके हेड ऑफिस के सामने कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव साइन है उस सोसाइटी का। उन्होंने लंदन में भी किए हैं, मैनचेस्टर में भी जो उनके हेड ऑफिस है उधर भी किए हैं। ये बात है कि लोगों के एक उनमें शऊर है, वो जो गलत समझते हैं उसके खिलाफ जाते हैं। पहले इस तरह कम देखा गया है, मीडिया हाउसेस के बाहर जाकर होना बहुत कम हुआ है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो कवरेज ऐसी आ रही है, ये इंसानी अलमी है। हाल में कई दहाइयों से हमने इतना जुल्म नहीं देखा। ये होता था हर कुछ अरसे के बाद कुछ लोगों को फायरिंग करके या बमबारी करके शहीद कर दिया गया, लेकिन अब तो 8000 से ज़्यादा, और जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की। और दूसरी बात आपने जो की है कि क्या इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकता है, मजबूरी तौर पे हो ना हो, लेकिन बरतानिया में 60 to 70 ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तानी वोट मैटर करता है, जहाँ पे वो स्विंगिंग वोट अगर वो एक तरफ चले जाएं तो वो उस हल्के की सियासत को बदल सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो प्रेशर में रहते हैं। इसको आप देखा जा सकता है कि मुस्लिम पाकिस्तानी वोट के साथ क्या मुस्लिम वोट भी है? क्योंकि वो पाकिस्तानी मुस्लिम, मैं स्पेशली पाकिस्तानी वोट कह रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम वोट अलग है। अच्छा, अगर आप तो पूरी दुनिया से आए हुए हैं, दीगर ममालिक के भी हैं, तो अगर 60 से 70 ये हल्के हैं, तो अगर 100 प्लस हो जाएं, तो अगर ये लोग तरीके से उनको प्रेशराइज करें तो बिल्कुल उसमें असरअंदाज हो सकता है। जितना भी मुस्लिम डायस्पोरा है, मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर है, वो सारी मिल जाए, पाकिस्तान मिल जाए अपनी जगह है। तो ये मोर देन 100-120 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे ये इलेक्शन इस बात पे लड़ सकते हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है और गलत हो रहा है, और वो MP अंडरटेकिंग दे कि वो जाके पार्लियामेंट में फ़लस्तीन के मामले पे बात करें। सर ये तो चले हमने मगरिब की बात, क्योंकि आपका ज़ाहिर है वहाँ इतना अरसा और वहाँ से आप रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी अगर हम बात देखें वो भी तो उतना इफेक्टिवली प्रेशर नहीं डाल पाते। बयानात हमने देखे हैं उर्दवान से लेकर सऊदी अरब का भी देखा है, जो बातचीत चल रही थी सऊदी अरब की कि जी कोई नॉर्मलाइजेशन की इसराइल को, वो कह दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने वाज़ेह किया वो सब ख़त्म है, लेकिन किसी ने उस तरह कोई राब्ते मुनक़ता नहीं किए या एम्बेसीज़ की तरफ से नहीं किया। तुर्की की तरफ से हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, लेकिन बाकी किसी मुल्क ने, पाकिस्तान का तो है ही नहीं ना कोई ताल्लुक़ इसराइल के साथ, लेकिन जिन ममालिक के हैं वो कम से कम इतना प्रेशर तो डालें। हम पब्लिक की सतह पर बायकॉट का ज़रूर सुन रहे हैं कि जनाब प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए जिनको बैक करती हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस तरह मुस्लिम ममालिक का हम कोई उस तरह का प्रेशर नहीं देख ले। अमेरिका की बात करते हैं, वो वेपन्स भी दे रहा है इसराइल को, वो डॉलर्स भी दे रहा है, वो हर चीज़। हमारी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा यह है वो भी मिन्नत समाजत के साथ कि जी इनके लिए कोई खुराक जा लेने दो, इनके लिए कोई पानी जा लेने दो, बच्चों के लिए कोई दूध जा लेने दो, मेडिसिन का बहरान है वो जा लेने दो। यानी अगर कह रहे हैं मुसलमान तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए वो भी मिन्नत समाजत के जी वो आप मिस्र के रास्ते से खोल दें, कुछ जाने दें। वहाँ पर क्या हो रहा है, वेपन्स भी हैं, पूरी सपोर्ट भी है, डॉलर्स भी दिए जा रहे हैं। ये इतना जब फ़र्क होगा तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हम कहें कि जनाब फ़लस्तीनियों के लिए बड़ी भरपूर आवाज़ उठे या ये जुल्म बंद हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अनफॉर्चुनेटली OIC की एक तंजीम हम सुनते हैं होती है, वहाँ पे जो मुसलमान अमीर ममालिक है जिनका 57 ममालिक, सर छोटी चीज़ चले 57 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है दुनिया। 7 ममालिक तो ऐसे होंगे ना जो वर्ल्ड में उनका असर रसूख है, सऊदी है, कतर है, UAE है, इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे ना। यही एक अलमी है कि हम समझते हैं कि शायद वो दूर बैठे हैं, उनके खिलाफ हो रहा है, हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। तो ये एक बेहिसी का आलम है उन अक़वाम की तरफ से भी, उन ममालिक की तरफ से भी, कि वो ये कत्ले आम होते हुए देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़र जावेद साहब, उम्मीद करते हैं आपका हमेशा की तरह बड़ा अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।